दोस्तों, मिस्र के पिरामिड्स अपने आप में ही बहुत ही ज्यादा रोमांचक और रहस्यमयी होते हैं और इन पिरामिड्स को देखकर हम लोग आज भी बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोस्तों, एक पिरामिड की इंजीनियरिंग इतनी ज्यादा सटीक होती है कि आज के वैज्ञानिक भी इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि उस वक्त के लोगों ने इन पिरामिड्स का निर्माण आखिर कैसे किया था। कुछ रीसेंट डिस्कवरीज के अनुसार बहुत साल पहले नील नदी के एक खोए हुए हिस्से की मदद से उन सभी बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता था कि जिनका इस्तेमाल इन पिरामिड्स को बनाने में हुआ करता था। लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा राज तो यही है कि कैसे प्राचीन मिस्र के लोग इन बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया करते थे। और दोस्तों, इसी सवाल का जवाब हम हमारे आज के इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा। दोस्तों, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा को इजिप्ट के सबसे बड़े आकार वाले पिरामिड होने का खिताब दिया जाता है। इस पिरामिड को बनाने का काम करीब 2006 बीसी में शुरू किया गया था और इस पिरामिड को बनाने में करीब 27 साल का वक्त भी लग गया था। आप लोगों को ये बात जानकर बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि ये पिरामिड 7 वंडर्स ऑफ एंशिएंट वर्ल्ड का एक लौता ऐसा मॉन्यूमेंट है जो आज भी अपने पैरों पर खड़ा है। दोस्तों, ये पिरामिड सिर्फ एक पुराना पिरामिड ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मेम्फिस एंड इट्स नेक्रोपोलिस का एक चमकता हुआ सितारा भी है। दोस्तों, जब इस पिरामिड का निर्माण किया गया था तो तब उस पिरामिड की ऊंचाई करीब 481 फीट के आसपास थी और पिछले 3800 साल तक इस पिरामिड को ही द टॉलेस्ट थिंग ह्यूमंस एवर मेड का खिताब भी दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, वक्त के साथ साथ इस पिरामिड के आउटर लेयर में थोड़ी नुकसान पहुंची है, जिसके चलते आज के वक्त इस पिरामिड की ऊंचाई करीब 454.5 फीट के आसपास पहुंच गई है। अगर इस पिरामिड के भीतरी हिस्से के बारे में बात की जाए तो दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस पिरामिड का भीतरी हिस्सा बहुत सारे अलग अलग चेम्बर्स और रहस्य से भरी हुई है। इन चेम्बर्स में से दो मुख्य चेम्बर्स का नाम है किंग्स चेम्बर और क्वींस चेम्बर। इसके साथ साथ इस पिरामिड के अंदर एक ग्रेनाइट सार्कोफेगस भी मौजूद है। दोस्तों, प्राचीन मान्यताओं के अनुसार फराओ खुफू के सबसे करीबी हेमियूनु ने ही इस पिरामिड का निर्माण करने की पूरी प्लानिंग की थी। लेकिन दोस्तों, इस पिरामिड को कैसे बनाया गया था, इस विषय के ऊपर जब भी चर्चा होती है तो तब कई सारे थ्योरीज भी उभर कर आते हैं। कैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने एडवांस मशीनरी ना होने के बावजूद भी एक इतने बड़े इमारत का निर्माण किया था और इसको लेकर कौन कौन से थ्योरी मौजूद हैं। आइए अब हम इस विषय के ऊपर चर्चा करते हैं। रोलिंग ब्लॉक थ्योरी। दोस्तों, प्राचीन मिस्र के लोगों ने पिरामिड्स का निर्माण लाइमस्टोन, ग्रेनाइट और मड ब्रिक्स के मदद से किया था और इस पिरामिड को बनाने के लिए उन्होंने करीब 23 लाख ब्रिक्स का इस्तेमाल किया था, जिसका कुल वजन करीब 60 लाख टन के बराबर था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही बारीकी से इस पिरामिड का निर्माण किया था। इस पिरामिड को बनाने के लिए जिन ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया था उनका वजन और आकार एक दूसरे से काफी अलग थे। इस पिरामिड की ज्यादातर बनावट उन्होंने लोकल लाइमस्टोन के मदद से की थी, लेकिन इस पिरामिड के बाहरी हिस्से को थोड़ा और स्पेशल बनाने के लिए उन्होंने सफेद लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया था। इन बड़े बड़े पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए वो एक स्लिपरी रैंप और स्लेड्स का इस्तेमाल किया करते थे। प्राचीन मिस्र के लोग सबसे पहले तो लकड़ी से बनाए गए स्लेड्स के ऊपर इन बड़े बड़े ब्रिक्स को उठा लेते थे और बड़े बड़े रस्सियों के जरिए इन पत्थरों को एक के बाद एक अलाइन करके
इन पिरामिड्स का निर्माण करते थे। लेकिन दोस्तों, ये थ्योरी इतनी भी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि रेत के चादर के ऊपर ऐसे वुडन स्लाइड्स को चलाना कोई आसान बात नहीं है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि प्राचीन मिस्र के लोग कुछ स्पेशल स्लेड्स का भी इस्तेमाल किया करते थे, जिन स्लेड्स पर ये बड़े बड़े ब्लॉक्स आसानी से फिट बैठ जाते थे और फिर करीब 8 लोग मिलकर इन्हें खींचने का काम किया करते थे। रैंप थ्योरी। दोस्तों, रोलिंग ब्लॉक थ्योरी के बाद इस थ्योरी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा होती है। उस थ्योरी का नाम है रैंप थ्योरी। दोस्तों, ये बात तो एकदम साफ है कि फराओ खुफू ने इन गीजा पिरामिड को बनाने के लिए दुनिया के सबसे चुनिंदा और सबसे बेहतरीन लोगों को अपने काम में लगाया था। लेकिन इसके बावजूद भी इतने बड़े आकार वाले एक मॉन्यूमेंट का निर्माण कर पाना कोई आम बात नहीं थी। यहां पर देखा जाए तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात तो ये थी कि इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी ब्रिक्स को सही तरीके से अलाइनिंग कर पाना, इन सभी ब्रिक्स को सही तरीके से एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाना और फिर उन्हें सही तरीके से एक दूसरे के साथ अलाइनिंग करना कोई आम बात नहीं थी। और इस जगह से ही प्राचीन मिस्र के लोगों ने एक बहुत ही नायाब आइडिया खोज निकाला, जिसे रैंप थ्योरी कहा जाता है। दरअसल दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इन सभी ब्रिक्स को सही तरीके से एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाना और फिर उन्हें सही तरीके से एक दूसरे के साथ अलाइन करने के लिए उस वक्त के लोगों ने पिरामिड के अंदर ही एक स्पाइरल रैंप का निर्माण कर लिया था और फिर उसके बाद इस स्पाइरल रैंप का इस्तेमाल करके ही ये लोग बड़े बड़े ब्रिक्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक ले जाते थे और फिर उन्हें एक दूसरे के साथ एकदम सटीक तरीके से अलाइन भी करते थे। इन बड़े बड़े आकार वाले ब्रिक्स को इस स्पाइरल रैंप से उठाने के लिए उस वक्त के लोग कुछ छोटे छोटे मशीन या फिर कभी कभार अपने हाथों का ही इस्तेमाल किया करते थे। इस पिरामिड के एकदम बीचों बीच एक स्पाइरल रैंप का निर्माण किया गया था और जैसे जैसे इस पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती गई तो तब वैसे वैसे इस स्पाइरल रैंप को और भी ज्यादा एक्सटेंड किया जाता था। वाटर शाफ्ट थ्योरी। दोस्तों, ये बात तो अब तक हम समझ ही चुके हैं कि उस वक्त के लोग इतने बड़े बड़े ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मॉड ब्रिक्स को कैसे पिरामिड के ऊंचाई तक ले जाते थे। लेकिन दोस्तों, अब हम जरा ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उस वक्त के लोग इतने बड़े बड़े स्टोन ब्लॉक्स को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक स्थानांतरित किया करते थे। और दोस्तों, जब भी सवाल इस मुद्दे पर उठती हैं तो तब बात आती है वाटर शाफ्ट थ्योरी के ऊपर। दोस्तों, ये बात तो हम आपको बहुत पहले ही बता चुके हैं कि उस वक्त के जमाने में इस पिरामिड को बनाने में इस्तेमाल होने वाले सभी ग्रेनाइट, लाइमस्टोन और मॉड ब्रिक्स ज्यादातर दूसरे जगहों से लाए जाते थे और दोस्तों, नील नदी का इस्तेमाल करके ही इन सभी ब्रिक्स को दूसरी जगह से इजिप्ट लाया जाता था। लेकिन यहां पर ही ये काम खत्म नहीं होता था। असल में नील नदी के किनारे तक इन सभी ब्रिक्स को ले आने के बाद उन्हें पिरामिड के कोर तक ले जाने के लिए कई सारे कैनाल्स और वाटर शाफ्ट बनाए गए थे। छोटे छोटे नाव की मदद से इन सभी बड़े बड़े आकार वाले ब्रिक्स को नील नदी से इन कनाल और वाटर शाफ्ट के जरिए पिरामिड के कोर तक लाया जाता था। उस वक्त के लोगों ने एक सेंट्रल वाटर शाफ्ट का निर्माण भी किया था और इस सेंट्रल वाटर शाफ्ट के अंदर पानी के सप्लाई को बरकरार रखने के लिए कई सारे कनाल सिस्टम और छोटे छोटे वाटर शाफ्ट का भी निर्माण किया जाता था, जो सीधे नील नदी से कनेक्टेड थे। जैसे जैसे पिरामिड की ऊंचाई बढ़ती जाती थी, ठीक वैसे वैसे ही इस वाटर शाफ्ट को भी एक्सटेंड किया जाता था। असल में दोस्तों, उस वक्त के लोग इरिगेशन सिस्टम के मामले में बहुत ही ज्यादा माहिर होते थे और उनके इस काबिलियत को काम में लगाकर ही इस वाटर शाफ्ट सिस्टम का निर्माण किया गया था। वाटर पंप सिस्टम।
दोस्तों, वाटर शाफ्ट सिस्टम के बारे में अब तक तो हमने जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बाद अब हम एक ऐसे सिस्टम के बारे में जानकारी हासिल करने जा रहे हैं जो और भी ज्यादा बेहतरीन और रोमांचक है। दोस्तों, वाटर पंप थ्योरी असलियत में वाटर शाफ्ट थ्योरी से कई ज्यादा अलग हैं और इस थ्योरी के मुताबिक उस वक्त के लोग पिरामिड के अंदर ही वाटर पंप का निर्माण किया करते थे। इस थ्योरी के मुताबिक उस वक्त के लोग इन वाटर पंप के जरिए ही पूरे पिरामिड के अंदर वाटर सप्लाई को बरकरार रखते थे। इस वाटर सप्लाई को बरकरार रखने के लिए छोटे छोटे फाउंटेन और स्प्रिंग्स का भी निर्माण किया गया था, जो इस बात को दर्शाता है कि उस वक्त के लोग इंजीनियरिंग में कितने ज्यादा माहिर थे। इस थ्योरी के मुताबिक ऐसा माना जाता है कि उस वक्त पिरामिड के एकदम बेस लेवल पर एक पंप हुआ करता था, जिसके जरिए पूरे पिरामिड के अंदर ही वाटर सप्लाई जारी रखने का काम किया जाता था। इस वाटर पंप को कभी कभार मैनुअल लेबर और कभी कभार छोटे छोटे मशीनरी का इस्तेमाल करके चालू किया जाता था और फिर इसके बाद छोटे छोटे कैनल सिस्टम के जरिए ये पानी पूरे पिरामिड के अंदर तक फैल जाता था। आप लोगों को ये बात जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि इस वाटर पंप सिस्टम के जरिए उस पिरामिड के एकदम ऊपरी चेंबर तक वाटर सप्लाई बरकरार रखा जाता था। इस वाटर पंप सिस्टम के जरिए ही उस पिरामिड के अंदर काम करने वाले सभी वर्कर्स के लिए जरूरी पानी को सप्लाई किया जाता था। दोस्तों, इस वाटर पंप सिस्टम का निर्माण यह दर्शाता है कि उस वक्त के लोग कैसे बड़े से बड़े प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने में भी माहिर होते थे। रॉक स्कल्पटिंग टेक्निक। दोस्तों, अब तक तो हमने इस बारे में काफी सारी जानकारी हासिल कर ली है कि उस वक्त के लोग इस पिरामिड का निर्माण करने के लिए कौन कौन से पत्थरों का इस्तेमाल किया करते थे, ये सभी पत्थर कहां से लाए जाते थे और इन सभी पत्थरों को कैसे पिरामिड के कोर तक पहुंचाया जाता था। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट तकनीक के बारे में, जिसका नाम है रॉक स्कल्पटिंग टेक्निक। असल में दोस्तों, इन सभी पत्थरों को लाने के बाद इन्हें एकदम सटीक तरीके से शेप देना पड़ता था ताकि ये सभी पत्थर आपस में एक दूसरे के साथ एकदम अच्छी तरह से कनेक्ट हो सके। और दोस्तों, एक पिरामिड का निर्माण करने के लिए ये तकनीक सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करता था। इस तकनीक को पूरा करने के लिए उस वक्त के लोग सबसे पहले तो सबसे बेहतरीन पत्थरों को चुन लिया करते थे और दोस्तों, उसके बाद कॉपर टूल्स का इस्तेमाल करते हुए ये सभी लोग उन पत्थरों को अच्छी शेप दिया करते थे। असल में दोस्तों, उस वक्त के लोग स्टोन स्कल्पचर में बहुत ही ज्यादा माहिर होते थे और अपने मेहनत और लगन के दम पर वो लोग इन सभी पत्थरों को एक बेहतरीन शेप दिया करते थे ताकि पिरामिड का निर्माण एकदम सटीक तरीके से हो सके। तो दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।